आज 26 जनवरी है और इस खास दिन पर हम अक्सर परेड, झांकियों और तिरंगे की बात करते हैं। लेकिन आज हम उस दस्तावेज की आत्मा में उतरने वाले हैं जो इस दिन को खास बनाता है, हमारा संविधान। हमारे पास लेखक अब्दुल्ला मंसूर का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान, पसमानदा समाज की ढाल और हमारे वजूद का दस्तावेज। तो आज इस लेख के बहाने हम यही समझने वाले हैं कि हमारा संविधान सिर्फ सरकारी दफ्तरों में रखी एक मोटी सी कानूनी किताब क्यों नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा सामाजिक समझौता है। और इस समझौते को हम एक खास नजरिए से देखेंगे, पसमानदा समाज के नजरिए से, यानी वो लोग जो पीछे छूट गए। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि आखिर हमें संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों। लेख इसकी दो बहुत मजबूत वजह बताता है। पहली वजह तो सीधी साधी लगती है, देश को एक करना। आजादी के वक्त 500 से ज्यादा रियासतें थीं, सबके अपने कानून, अपने नियम, अंग्रेजों का राज अलग। इन सबको एक धागे में पिरोकर एक देश, एक विधान बनाना बहुत जरूरी था। हाँ, ये तो देश को जोड़ने वाली बात हुई। लेकिन लेख में जो दूसरी वजह बताई गई है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। उसमें एक एनालॉग यानी एक मिसाल दी गई है एक ऐसे शख्स की जो नशा छोड़ना चाहता है और इसलिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है ताकि वो चाहकर भी नशा ना कर सके। संविधान को भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। बिल्कुल, इसे आत्मबंधन या सेल्फ बाइंडिंग का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि एक समाज अपने सबसे अच्छे दौर में, जब वो शांत और विवेक से सोच रहा होता है, तब वो कुछ ऐसे नियम बनाता है जो उसे अपने ही सबसे बुरे दौर से बचा सके। मतलब जब समाज पर गुस्सा, नफरत या कोई धार्मिक उन्माद हावी हो जाए, तब भी वो कोई ऐसा फैसला ना कर ले जिसका पछतावा उसे बाद में हो। संविधान उस वक्त एक ब्रेक की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये कहता है कि नहीं, बहुमत होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के बुनियादी हक छीन सकते हैं। सही कहा, यही तो रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का राज। हाँ, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सबसे अमीर उद्योगपति, कानून से ऊपर नहीं है। और उस कानून का स्रोत हमारा संविधान है, कोई व्यक्ति या कोई धर्म ग्रंथ नहीं। ये गारंटी देता है कि देश जज्बातों से नहीं, सिद्धांतों से चलेगा। तो चलिए इसी सिद्धांत से शुरू करते हैं। संविधान ने सबसे पहले जिस चीज पर चोट की वो थी न्याय की सदियों पुरानी परिभाषा। लेख हमें याद दिलाता है कि संविधान से पहले न्याय का मतलब था यथास्थिति बनाए रखना, यानी जो जहां है वहीं रहे। हाँ, मतलब ब्राह्मण का काम ज्ञान देना, क्षत्रिय का रक्षा करना और शूद्र का सेवा करना, इसी को न्याय या धर्म माना जाता था। ये जन्म पर आधारित एक व्यवस्था थी जिसमें समानता की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सेवा करना कुछ जातियों का कर्तव्य था और शासन करना दूसरों का अधिकार। और संविधान ने आकर इस पूरे पिरामिड को ही कह सकते हैं पलट दिया। उसने कहा कि न्याय का मतलब है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। राजा और रंक, औरत और मर्द, दलित और सवर्ण, सब कानून की नजर में एक बराबर हैं। ये सुनने में आज जितना आसान लगता है, उस वक्त ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक इनकलाब था। और इस इनकलाब की नींव रखी डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियतों ने। जैसा कि लेख में जिक्र है, उन्होंने संविधान सभा में साफ कर दिया था कि लोगों की निजी आस्था उनके धर्म ग्रंथों में हो सकती है, लेकिन जब देश चलाने की बात आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। हाँ, और इसी वजह से आज हमारी अदालतें किसी भी ऐसे कानून या परंपरा को रद्द कर सकती हैं जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय की परंपरा क्यों ना हो। ये ताकत हमें संविधान से मिली है। बिल्कुल, ये सुरक्षा की गारंटी है। ये गारंटी है कि किसी की आस्था किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तो संविधान ने न्याय की परिभाषा सबके लिए बदल दी, लेकिन एक तबका ऐसा था जिसके लिए ये बदलाव सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई थी। ये थे पसमानदा समाज, जिन्हें अपनी ही कौम के भीतर अनदेखा किया जा रहा था। लेख का सबसे जरूरी हिस्सा यहीं से शुरू होता है। पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है वो जो पीछे छूट गए। ये शब्द भारत के दलित और पिछड़े मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बुनकर, धोबी, हज्जाम, सफाई कर्मी। सदियों तक एक मिथक चलाया गया कि इस्लाम में सब बराबर है, इसलिए मुस्लिम समाज में जाति नहीं होती। इस मुस्लिम एकरूपता के पर्दे के नीचे पसमानदा समाज की जातिगत सच्चाई को दबाया जाता रहा। तो संविधान ने ऐसा क्या किया जिससे ये पर्दा हटना शुरू हुआ,
उसने इस समाज को कैसे एक नई पहचान दी? देखिए, संविधान ने पहली बार इस समाज को सिर्फ एक धार्मिक भीड़ की तरह नहीं देखा। उसने हर व्यक्ति को एक नागरिक का दर्जा दिया और यहीं से खेल बदल गया। जब आप नागरिक होते हैं तो आपके कुछ अधिकार होते हैं जिनकी आप मांग कर सकते हैं। तो बराबरी का वादा तो कर दिया, लेकिन ये वादा हकीकत कैसे बना? मतलब किन खास अनुच्छेदों ने पसमानदा समाज के लिए दरवाजे खोले? इसके लिए संविधान ने मुख्य रूप से 3 दरवाजे खोले। पहला दरवाजा था अनुच्छेद 14, जिसने कहा कि कानून के सामने सब बराबर है। दूसरा था अनुच्छेद 15, जिसने कहा कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन पसमानदा समाज के लिए सबसे बड़ा दरवाजा खोला अनुच्छेद 340 ने। अनुच्छेद 340 ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ भेदभाव रोकने की बात नहीं करता, ये राज्य को एक जिम्मेदारी देता है। ये कहता है कि सरकार एक आयोग बनाकर उन लोगों की पहचान करे जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम करे। यहीं से पसमानदा समाज की पहचान की लड़ाई का कानूनी रास्ता खुला। ये सिर्फ एक नकारात्मक अधिकार नहीं था कि भेदभाव मत करो, बल्कि एक सकारात्मक निर्देश था कि पिछड़ों की मदद करो। और इसी अनुच्छेद 340 की वजह से पहले काका कालेलकर आयोग बना और फिर मंडल आयोग। और मंडल आयोग की सिफारिशें तो देश की राजनीति में एक तरह से भूचाल लेकर आईं। बिल्कुल। मंडल आयोग ने जब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की तो उसने साफ तौर पर मुस्लिम समाज के भीतर की पिछड़ी जातियों को भी इसमें शामिल किया। ये पहली बार था जब सरकारी तौर पर मुस्लिम एकरूपता के मिथक को तोड़ा गया और माना गया कि मुसलमानों में भी जातिगत पिछड़ापन मौजूद है। जब मंडल आयोग ने मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण दिया तो क्या मुस्लिम समाज के भीतर से इसका कोई विरोध हुआ? क्योंकि ये मुस्लिम एकरूपता वाली सोच पर तो सीधा हमला था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुस्लिम समाज के जो अभिजात्य या अशराफ तबके थे, जो हमेशा से समुदाय का नेतृत्व करने का दावा करते थे, उन्होंने इसका काफी विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे मुस्लिम एकता कमजोर होगी। लेकिन पसमानदा आंदोलनों ने कहा कि ये एकता नहीं बल्कि वर्चस्व है जिसे अब चुनौती मिल रही है। कमेटी की रिपोर्ट ने तो आंकड़ों के साथ ये साबित कर दिया कि कई मामलों में मुस्लिम ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हालत दलितों से भी बदतर है। इसने पसमानदा समाज के दावों पर एक सरकारी मोहर लगा दी। आज अगर कोई पसमानदा नौजवान किसी आईआईटी, आईएएम या सरकारी दफ्तर में पहुंचता है तो वो किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि अनुच्छेद 340 से मिले अपने संवैधानिक हक की वजह से पहुंचता है। लेकिन लेख ये भी साफ करता है कि पसमानदा समाज की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा मोर्चा है जहां वो आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, और ये लड़ाई संविधान के एक दूसरे अनुच्छेद से जुड़ी है, अनुच्छेद 341। ये अनुच्छेद अनुसूचित जातियों यानी एससी की सूची से जुड़ा है। यहाँ एक बड़ा पेच है। जहाँ ओबीसी और एसटी की श्रेणियां धर्मनिरपेक्ष हैं, मतलब किसी भी धर्म के पिछड़े या आदिवासी इसमें आ सकते हैं, वहीं एससी श्रेणी के साथ एक धार्मिक शर्त जोड़ दी गई। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून की नजर में एक दलित का धर्म ये तय कर रहा है कि उसे आरक्षण का हक मिलेगा या नहीं। ये तो बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ लगता है। बिल्कुल, यही पसमानदा समाज का भी तर्क है। 1950 में एक राष्ट्रपति आदेश के जरिए ये कहा गया कि सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले दलित ही अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण के हकदार होंगे। बाद में इसमें सिखों को 1956 में और बौद्धों को 1990 में तो जोड़ लिया गया। लेकिन जिन दलितों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया था, उन्हें आज तक इस सूची से बाहर रखा गया है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब सदियों का जाति का दंश सिर्फ धर्म बदलने से नहीं धुलता, लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रही है। और यही भेदभाव है जिसके खिलाफ पसमानदा समाज आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ है। पहला, ये अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि ये एक ही सामाजिक स्थिति वाले दो लोगों में सिर्फ धर्म के आधार पर फर्क कर रहा है। दूसरा, ये अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि ये एक तरह से दलितों को अपना धर्म चुनने की आजादी से रोकता है। और उनका सबसे बुनियादी तर्क तो यही है कि जाति एक सामाजिक हकीकत है जो धर्म बदलने से खत्म नहीं होती। एक सफाई कर्मी अगर हिंदू से मुसलमान बन भी जाए तो समाज उसे उसी नजर से देखता है। उसका काम नहीं बदलता, उसका सामाजिक बहिष्कार खत्म नहीं होता। बिल्कुल, ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि पहचान और सम्मान की है। ये इस बात को मनवाने की लड़ाई है कि पिछड़ापन और भेदभाव
धर्म की सीमाओं को नहीं मानता। लेख का एक और हिस्सा हमें अपने आस पड़ोस में झांकने को कहता है। वो हमें एक चेतावनी भी देता है। पड़ोसी देशों की हालत देखकर यह समझ आता है कि हमारा संविधान कितना कीमती है। हाँ, लेख पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देता है, जहां धर्म और सत्ता का गठजोड़ हो गया। नतीजा ये हुआ कि वहां लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो पाया और कट्टरपंथ ने आम इंसान की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। श्रीलंका में सिंहली बौद्ध राष्ट्रवाद ने देश को दशकों तक गृह युद्ध की आग में झोंके रखा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत को इस हश्र से अगर किसी चीज ने बचाया है तो वो उसका संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता नींव है। ये संविधान ही है जो कहता है कि देश किसी एक धर्म का नहीं बल्कि अपने सब नागरिकों का है। और लेख इसी बिंदु पर एक चिंता जाहिर करता है। वो कहता है कि अगर भारत में भी कभी एक धर्म, एक संस्कृति, एक विचारधारा को जबरदस्ती थोपने की कोशिश हुई तो लोकतंत्र कमजोर होगा, और इस कमजोर होते लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे भारी कीमत पसमानदा जैसे सबसे कमजोर समाजों को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए संविधान की ढाल के सिवा कुछ और नहीं है। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें याद दिलाता है कि संविधान पूजा घर में रखने वाली कोई पवित्र किताब नहीं है। ये एक हथियार है, एक औजार है जिसे लगातार इस्तेमाल में लाना पड़ता है। हाँ, ये जातिवाद और लेख में इस्तेमाल हुए शब्द क्रूर पूंजीवाद के गठजोड़ के खिलाफ एक जारी संघर्ष का घोषणा पत्र है। और यहाँ पूंजीवाद का जिक्र जरूरी है। जब आर्थिक उदारीकरण हुआ तो उसका असर पसमानदा समाज के पारंपरिक पेशों पर भी पड़ा। पावरलूम आने से बुनकरों का काम छिन गया। बड़ी कंपनियों ने छोटे कारीगरों को हाशिए पर धकेल दिया। तो ये लड़ाई सिर्फ सामाजिक सम्मान की नहीं बल्कि आर्थिक वजूद की भी है, जहां जाति और बाजार की ताकतें अक्सर हाथ मिला लेती हैं। तो 26 जनवरी सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, ये इस बात का एहसास करने का भी दिन है कि संविधान को पूजने से ज्यादा जीने की जरूरत है। उसे अपने हक की लड़ाई में इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल। और लेख का अंत एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति से होता है जो इस पूरी चर्चा का सार है। संविधान से पसमानदा सुरक्षित है और पसमानदा की सुरक्षा से ही हिंदुस्तान मजबूत और सुरक्षित रहता है। ये दिखाता है कि सबसे कमजोर की सुरक्षा ही लोकतंत्र की मजबूती का असली पैमाना है। आज की इस चर्चा ने यह तो साफ कर दिया कि इस संविधान ने सामाजिक और राजनीतिक बराबरी की एक मजबूत नींव रखी, खासतौर पर उन समुदायों के लिए जिन्हें सदियों तक अनदेखा किया गया। लेकिन लेख में जातिवाद के साथ साथ क्रूर पूंजीवाद के गठजोड़ का भी जिक्र है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जाना चाहिए। जब सदियों पुराना जातिवाद और आज का क्रूर पूंजीवाद हाथ मिला लेते हैं तो क्या सिर्फ संवैधानिक सुरक्षा और राजनीतिक आरक्षण ही आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए काफी है, या लड़ाई के एक नए मैदान की जरूरत है?